बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग a substance from a solution with the help of an immiscible solvent is called solvent extraction. बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक सेपरेशन टेक्निक है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस को अलहदा करने के लिए। ये काम किस तरह से किया जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट या सॉलिड डिज़ोल्व होगा, उस सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए उस सॉल्यूशन में हम बाहर से एक अलग सॉल्वेंट ऐड करेंगे और जो न्यू सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा वो इमिसिबल होता है, मतलब वो पहले सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व या मिक्स नहीं होता। तो इस प्रोसेस को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। सेपरेटिंग फनल ये एक ऐसा अपरेटस है जिसकी हेल्प से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इस सेपरेटिंग फनल के नीचे ये टैप लगा होता है और ऊपर स्टॉपर होता है जिसे ओपन और क्लोज़ किया जा सकता है, और इस इनलेट से हम अपना कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इस फनल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले, डिज़ायर्ड सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट दैन सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूट को हमने सॉल्यूशन से सेपरेट करना है उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में ज़्यादा है। सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट प्लेस्ड इन सेपरेटिंग फनल। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको सेपरेटिंग फनल दिखाई थी उसमें सबसे पहले आपने सॉल्यूशन इंसर्ट करना है, उसके बाद उसी सेपरेटिंग फनल में आपने सॉल्वेंट भी डाल देना है। नेक्स्ट, फनल इज़ स्टॉपर्ड। ऊपर से फनल को ढक देंगे एंड टू लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर, और दोनों लिक्विड्स को शेक किया जाएगा उसी सेपरेटिंग फनल के अंदर। जब हम शेक करेंगे तो सोल्यूट विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू द एडेड सॉल्वेंट लेयर। जो आपने दूसरा सॉल्वेंट डाला था उसकी लेयर ऊपर बन जाएगी और सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के सॉल्वेंट में जाना शुरू कर देंगे। उसकी वजह यह है कि सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। दिस लेयर कैन बी सेपरेटेड। नीचे से टैप को ओपन करके आप एक लेयर सेपरेट कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी लेयर भी आप सेपरेट कर लेंगे। सोल्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। फिर जो एक लेयर जो सॉल्यूशन वाली थी वो आपने सेपरेट कर ली, फिर सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट पहुंच जाता है तो उसकी लेयर को भी आप सेपरेट कर लेते हैं और उस सॉल्वेंट को हीट देकर इवेपोरेट कर दिया जाता है। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और उसमें बचा हुआ सॉल्यूट अलहदा हो जाता है। एग्जाम्पल्स, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बुक में डिस्कस हुई हैं। एक है ईथर एक्सट्रैक्शन, कॉमनली यूज लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हमारी लेबॉर्ट्री में ज़्यादातर जो एक्सट्रैक्शन यूज़ की जाती है उसे ईथर एक्सट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे। और दूसरी होती है ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन इज़ यूज टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वाटर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में मिक्स कर दिया गया है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉलिड को आप वाटर से कैसे सेपरेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ ईथर एक्सट्रैक्शन। Aqueous solution containing organic compound is shaken with ether in separating funnel। इसका मतलब ये है कि ये एक सेपरेटिंग फनल है, इसमें नीचे से टैप हमने क्लोज़ कर रखा है और ये एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट एज आ वाटर, और ये जो ब्लैक कलर के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने सेपरेट करना है। हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेने के बाद इस टॉपर को ओपन करके इसके अंदर ईथर डाल दिया जाता है
और ये जो ऊपर वाली लेयर आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली ईथर की लेयर है। जब दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाता है तो इनको शेक करते हैं इस सेपरेटिंग फनल के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड विल मूव फ्रॉम वाटर लेयर टू ईथर लेयर। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाटर की लेयर को छोड़ के ईथर की लेयर में जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है और ईथर भी प्योरली ऑर्गेनिक है, इसीलिए ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पार्टिकल एक ही वक्त में ऊपर चले जाएंगे, नहीं, मगर मैक्सिमम पार्टिकल्स ऊपर वाली लेयर में मूव कर जाएंगे, वाटर में कुछ ना कुछ रह जाएंगे। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन एक्वस लेयर। हाँ, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी थी जो पहले हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो वो कभी भी ईथर वाली लेयर में नहीं जाएंगी, वो पार्टिकल्स, वो इम्प्योरिटीज़ वाटर की लेयर में ही रह जाएंगी। ईथर इज़ सेपरेटेड एंड इवेपोरेटेड टू गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टैप खोलेंगे, नीचे वाली लेयर को सेपरेट कर लिया जाएगा एक बीकर के अंदर, फिर ये टैप बंद कर देंगे। जब नीचे वाली लेयर सेपरेट हो जाएगी तो ऊपर वाली लेयर को बाहर निकाल लेंगे और ऊपर वाला ईथर के अंदर मौजूद पार्टिकल, ईथर को आप हीट करेंगे, वो इवेपोरेट हो जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। एक बात ज़बरदस्त है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर इफ़ेक्टिव। आप ऐसा करें कि सॉल्यूशन डालने के बाद जब सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो थोड़ा सॉल्वेंट ऐड करें, तो पार्टिकल मैक्सिमम उसमें चले जाएंगे। अच्छा, फिर जब ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाएंगी तो ये जो लेयर आपने एक्वस सॉल्यूशन की सेपरेट की है इसकी फिर दोबारा एक्सट्रैक्शन करें, यानी उसमें दोबारा थोड़ा सा सॉल्वेंट डालें, फिर दोबारा थोड़ा सा सॉल्वेंट डालें। ये रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, बार बार एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोर इफ़ेक्टिव होती है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट अगर आप बार बार यूज़ करते रहें तो बड़ी आसानी से आप अपना तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट कर सकते हैं। अगर बहुत सारा सॉल्वेंट एक ही वक्त में डाल देंगे तो हो सकता है कि सोल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्यूशन में पड़े रहें और मैक्सिमम सॉल्वेंट के अंदर ना जाएं। उसके बाद इट इज़ यूज़फुल, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ यूज़फुल टू ऑब्टेन आ प्रोडक्ट विच इज़ वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो ईथर एक्सट्रैक्शन है ये यूज़ होती है टू ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए या सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है जो वोलेटाइल होते हैं और थर्मली अनस्टेबल होते हैं। पार्टीशन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिस लॉ पे बेस करता है उसके दो नाम हैं, जिसे पार्टीशन लॉ भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ between two immiscible liquid in a constant ratio of concentration irrespective of the amount of solute added। और ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एविडेंस है। कैसे? इस डायग्राम से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। ये देखें, एक सॉल्वेंट है B और एक सॉल्वेंट है A, इन दोनों को हमने एक बीकर में ले लिया। दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते और ये लेयर्स बना के रहते हैं। क्यों नहीं डिज़ोल्व होते? बिकॉज दे आर इमिसिबल, एक दूसरे में ये हल नहीं होते। अब हमने एक सोल्यूट लिया है जिसे सोल्यूट X का नाम दिया गया। हम इस सोल्यूट को जब इन दोनों सॉल्वेंट्स में डालेंगे तो ये सोल्यूट अपने आप को इन दोनों सॉल्वेंट्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इस तरह से फैला देगा, इस तरह से मिक्स कर देगा कि जब हम उनकी कंसंट्रेशंस की रेशो लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी। क्या मतलब है इस बात का? देखें, लेट्स सपोज हमने 10 ग्राम सोल्यूट X लिया है, सॉल्वेंट A में उसकी सॉलेबिलिटी कम है, सॉल्वेंट B में उसकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा है। 10 ग्राम में से 8 ग्राम सॉल्वेंट B में डिज़ोल्व हो जाता है और 2 ग्राम सॉल्वेंट A में डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशंस की रेशो लेंगे, यानी नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ X इन B के अंदर जितना डिज़ोल्व हुआ है उसे नीचे लिख दें और A के अंदर जितना मौजूद है कंसंट्रेशन ऑफ X की उसे ऊपर लिख दें। दोनों को डिवाइड करें, जो जवाब आएगा हम उसे कह रहे हैं कांस्टेंट। क्या मतलब कांस्टेंट? देखें, हमने 10 ग्राम लिया, ठीक है, तो 8 ग्राम हुआ B में डिज़ोल्व, 2 ग्राम हुआ A में डिज़ोल्व। अगर मैं इसकी अमाउंट कर देता हूँ 20 ग्राम लेट्स सपोज, तो अब क्या होगा, अब 4 ग्राम होगा डिज़ोल्व A में और 16 ग्राम डिज़ोल्व होगा B में। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 16, ऊपर लिखेंगे 4।
पहले हमने ऊपर 2 लिखा था, नीचे लिखा था 8, तो उनको डिवाइड किया था, तो जवाब जो भी आया क्या आएगा जवाब, ऊपर 2 लिखें नीचे 8 लिखें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 आंसर आएगा। फिर हमने चेंज कर दी सॉल्यूट की मिकदार को, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 16, तो 4/16 1/4, तो जवाब क्या आ रहा है, दोनों का कांस्टेंट। इसका मतलब हम जितनी भी अमाउंट डाल दें, रेशो की जो कंसंट्रेशन की जो रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस बात को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। Distribution of iodine between carbon tetrachloride and water containing potassium iodide, या हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस एग्जांपल से समझेंगे। आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। I2 आयोडीन पानी में डिजॉल्व नहीं होता। Ki इज एडेड इन वाटर, तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाल देते हैं और वो आयनाइज होकर Ki आयनाइज होकर पोटाशियम आयन के पॉजिटिव और आयोडाइड आयन आई नेगेटिव बना देता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, यानी Ki कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम आयन एंड आयोडाइड आयन एंड पोटाशियम आयन एंड आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम आयोडाइड। अब हम क्या करेंगे, आयोडीन इज रिएक्ट विद आयोडाइड आयन। आयोडीन I2 जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता था, वो वाटर के अंदर मौजूद आई नेगेटिव आयोडाइड आयन से मिलकर ट्राई आयोडाइड आयन बना देता है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है, यानी I2 आई नेगेटिव से मिलकर I3 नेगेटिव बना रहा है, जिसे ट्राई आयोडाइड आयन कहते हैं। 10 आयोडीन डिजॉल्व एज I3 नेगेटिव आयन इन वाटर एक्वस फेज। जो I2 वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा था, वो I नेगेटिव की वजह से I3 नेगेटिव यानी ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो गया और ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में वाटर के अंदर आयोडीन डिसॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ CCl4 इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन। अब हम क्या करेंगे कि ट्राई आयोडाइड आयन का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें CCl4 डाल देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देंगे। आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन CCl4 लो। आयोडीन जो वाटर में हल नहीं होता था, वो CCl4 में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है वाटर की निस्बत। वाटर में तो वो I3 माइनस की फॉर्म में है ना, मगर I2 आयोडीन CCl4 में खुद ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। इट मूव्स फ्रॉम एक्वस लेयर टू CCl4 लेयर, ऑर्गेनिक लेयर। अब I2 क्या करेगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन तो वैसे चल रहा है, I3 माइनस टूटेगा, I2 बनाएगा I नेगेटिव और I2 वाटर की एक्वस लेयर को छोड़कर CCl4 की लेयर में जाना शुरू हो जाएगा, ऑर्गेनिक। ब्राउन कलर ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन इन एक्वस लेयर फेड्स वाइल पर्पल कलर ऑफ फ्री आयोडीन अपीयर इन CCl4 लेयर। होता ये है कि जो ट्राई आयोडाइड आयन बन गया था एक्वस की लेयर में, वो वाटर की लेयर को ब्राउन कर देता है, यानी वाटर का कलर I3 नेगेटिव की वजह से ब्राउन हो जाता है। फिर जब हमने CCl4 बाहर से डाला था, तो वो CCl4 के अंदर I2 आयोडीन जाना शुरू हो गया। जब आयोडीन
CCl4 की लेयर में जाता है तो CCl4 में आयोडीन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और CCl4 का कलर पर्पल होना शुरू हो जाता है। सिस्टम इज शेकन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लेयर्स। अब ये दोनों केमिकल, दोनों लेयर्स या दोनों लिक्विड CCl4 और एक्वस लेयर हमने डाली होती है सेपरेटिंग फनल में और फिर हमको शेक करते हैं। शेक इसलिए करते हैं ताकि शेक करने से ज़्यादा आयोडीन जो है वो वाटर की लेयर को छोड़ के CCl4 की लेयर में जाए। मोर एंड मोर आयोडीन मूव्स फ्रॉम द एक्वस टू ऑर्गेनिक लेयर। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू लेयर्स। दोनों लेयर्स में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या इक्विलिब्रियम आता है? रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ I2 फ्रॉम वाटर टू CCl4 बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ I2 फ्रॉम CCl4 टू वाटर। होता ये है कि I2 वाटर से CCl4 में जाना शुरू हो गया और I2 और CCl4 से I2 वाटर में आना शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है कि I2 जो है ना वाटर में बिल्कुल डिज़ाल्व नहीं हो रहा। देखें, I2 तो आयोडीन I नेगेटिव की वजह से I3 नेगेटिव की फॉर्म में वाटर में डिज़ाल्व हो रहा है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त आ जाता है कि बेशक आयोडीन CCl4 में ज़्यादा हल हो रहा है मगर कुछ आयोडीन I3 नेगेटिव की फॉर्म में वाटर में भी तो है और ये एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इनका रेट बराबर होता है, रफ्तार। कंसंट्रेशन I2 की CCl4 में ज़्यादा होगी और वाटर में कम, मगर इनकी रफ्तार या रेट वो इक्वल हो जाता है। और इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में, और चैप्टर नंबर 8 में भी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एट इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन बोथ लेयर विल बी कांस्टेंट। वही बात जो हमने अभी पढ़ी, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ आयोडीन एडेड। जितनी भी आयोडीन डाल दें आप, K इज इक्वल टू आयोडीन I2 इन CCl4, उसकी कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और नीचे I2 एज I3 नेगेटिव इन एक्वस लेयर, उसकी कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे। दोनों को डिवाइड करके वैल्यूज़ लिख के कंसंट्रेशन की डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जो कि K होता है। और चाहे हम 5 ग्राम आयोडीन डालें, 10 ग्राम आयोडीन डालें, रेशो का जवाब बराबर होगा, K की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसी को तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का नाम दिया जाता है। ये इक्विलिब्रियम है जो इस्टेब्लिश होता है I2 I के साथ मिलकर I3 बना रहा है एक्वस लेयर में और फिर वही I2 CCl4 में आ रहा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एक्टिविटी थोड़े से MCQ देखते हैं। नंबर 1, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज। ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो ज़्यादातर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है? एसीटोन, एथेनॉल, डाईइथाइल ईथर या सिपरेट। अब हमने कौन सा डिस्कस किया था? ईथर एक्सट्रैक्शन, तो डाईइथाइल ईथर इज़ द आंसर, C। MCQ नंबर 2, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, नॉन इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम। जनाब, ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। D, मैंने आपको बताया कि सोल्यूट या जो भी सब्सटेंस, जैसे आयोडीन हमने देखा था, वो एक्वस लेयर से CCl4 में आ रहा था और CCl4 से एक्वस लेयर में आ रहा